हेलो फ्रेंड्स, मैं सरस्वती की स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी। जी दोस्तों, क्या देखेंगे? बायोलॉजी देखेंगे। यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी लगातार चल ही रहा है और उसके साथ साथ हम ये सोचे कि भाई आपका साइंस का भी एक दो पार्ट जो है वो चलता रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी मतलब क्या होता है जी? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। अब देखिए, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि बायोलॉजी जो शब्द है, यानी बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी और इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि बायोलॉजी यानी बायो और लॉजी, यानी जो दो शब्द है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। बायोलॉजी जो शब्द है ये किससे बना हुआ है? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है बायोस, एक जो शब्द है यानी बायोस, और एक जो है आपका लोगस। एक क्या है? लोगस। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या होगा? बायोस, और दूसरा क्या होगा आपका? लोगस। यानी दो शब्दों से ये मिलकर बना हुआ है। ये जो दो शब्द हैं ये क्या होंगे? बायोस और लोगस। यानी बायोस और लोगस जो शब्द हैं ये क्या है आपका? ये एक प्रकार के ग्रीक शब्द हैं। क्या है जी? ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये क्या है? ग्रीक वर्ड है या ग्रीक शब्द है। तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई हो किस शब्द से हुई है? तो बायोलॉजी जो शब्द, बायोलॉजी जो वर्ड है यानी बायोलॉजी का निर्माण जो देखा जाए तो आपका बायो और लोगस से हुआ है। किस शब्द से हुआ है? तो बायो का उत्पत्ति यानी बायो से हुआ है, और लॉजी जो है वह किससे बना हुआ है? लोगस से बना हुआ है। और दोनों क्या है? एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, ग्रीक भाषा, ग्रीक, हिंद, यूनान हम देख सकते हैं आपका, या हम देखते हैं क्या आपका लैटिन हो गया। ये सब एक प्राचीन भाषा है। ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, ये सब क्या है? एक प्राचीन भाषा है। और इन्हीं प्राचीन भाषाओं से यानी ग्रीक भाषाओं से क्या हुआ है? बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दोनों तो क्या है? आपके ग्रीक शब्द है। क्या है जी? ग्रीक शब्द है। ये आपके ग्रीक शब्द है, याद रखना है, ग्रीक शब्द है। अब बायोस का अर्थ क्या होता है? बायोस का अर्थ हम लोग देखेंगे, यानी बायोस का अर्थ होता है लिविंग। क्या होता है जी? लिविंग। और लोगस का अर्थ होता है स्टडी। क्या होता है? यानी बायोस का अर्थ होगा लिविंग और लोगस का अर्थ क्या होता है? स्टडी। अब हम जानते हैं कि भाई आपका लिविंग को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं और स्टडी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तो लिविंग को क्या बोला जाता है? लिविंग को हम बोल सकते हैं जीव। क्या बोला जाता है जी? जीव। ठीक है, या जीवधारी बोल सकते हैं। और स्टडी मतलब क्या होता है आपका? स्टडी का अर्थ होता है आपका अध्ययन। स्टडी मतलब क्या होता है? अध्ययन। हम लोग डेली स्टडी करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब पे क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? मतलब अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका परिभाषा जो है इसके नाम से ही निकल जाएगा, यानी जीव या जीवधारी। यहाँ पर लिख सकते हैं जीव या जीवधारी। ठीक है, लिविंग का क्या अर्थ होता है? जीव या जीवधारी। स्टडी मतलब क्या हो गया? अध्ययन। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यानी बायोलॉजी सबसे पहले क्या है? बायोलॉजी जो है ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस। किस शब्द से जी? बायोस और लोगस से मिलकर बना है। बायोस जिसका अर्थ होता है लिविंग, और आपका लिविंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव यानी जीवधारी। ठीक है, और लोगस, लोगस का अर्थ क्या होता है? स्टडी, और स्टडी को हम क्या बोलते हैं? अध्ययन। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जीवधारियों के अध्ययन को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगा बायोलॉजी का? तो हम लिख सकते हैं, यानी परिभाषा बायोलॉजी का परिभाषा क्या लिख सकता है जी? बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का परिभाषा, जिसमें बायोलॉजी क्या है? यानी जीवधारियों के अध्ययन को, जीवधारियों के अध्ययन को क्या कहता है? बायोलॉजी या जीव विज्ञान, जीव विज्ञान कहते हैं।
इसके नाम से ही इसका परिभाषा निकल रहा है, ठीक है। यानी जीवधारियों के अध्ययन को ही क्या बोला जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। अब यहां से एक और बात आती है कि सबसे पहले हम देखते हैं, यानी सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। यानी वे कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा यानी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग यानी सबसे पहले देखा जाए यानी सर्वप्रथम ये दो व्यक्ति, एक आपके थे फ्रांस के और एक आपके थे जर्मनी के, दो व्यक्ति थे। नाम क्या था जी, एक का हो जाएगा लैमार्क और दूसरा हो जाएगा ट्रेविरेनस। क्या हो जाएगा, लैमार्क और दूसरा क्या हो जाएंगे, तो ट्रेविरेनस जो हो जाए। ट्रेविरेनस और लैमार्क ने क्या किया था, सबसे पहले यानी 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। क्या लिख सकते हैं, यानी लैमार्क और ट्रेविरेनस 1802 ईस्वी में। कब, 1802 ईस्वी में। कौन कौन व्यक्ति थे, लैमार्क यानी लैमार्क और ट्रेविरेनस, इधर लिख लिया जाए। लैमार्क पहला हो जाएंगे और दूसरा कौन हो जाएगा, ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस लैमार्क और ट्रेविरेनस 1802 ईस्वी में सर्वप्रथम क्या किया गया, 1802 ईस्वी में हम लोग देखेंगे। 1802 ईस्वी में सर्वप्रथम लैमार्क कहाँ के रहने वाले थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। और जो ट्रेविरेनस थे ये कहाँ के रहने वाले थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। यानी 1802 ईस्वी में लैमार्क और दूसरा कौन थे, ट्रेविरेनस। यानी लैमार्क और ट्रेविरेनस ने कब, फ्रांस, ये कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस और जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यहां से आप कितने क्वेश्चन बन गए, सबसे पहला आपको याद रखना है कि बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति बायोस और लोगोस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, लिविंग और स्टडी, जिसको हम हिंदी बोल सकते हैं जीवधारी या अध्ययन। तो जीवधारियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। दूसरा बात आपको क्या याद रखना है कि जो बायोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम देख सकते हैं कि 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो लैमार्क जो था वो फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविरेनस जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो इनको हम देख सकते हैं ये आपकी जर्मनी के रहने वाले थे। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट बात आता है कि भाई जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। ये भी हो सकता है कि जीव विज्ञान के पिता यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, ठीक है। तो जीव विज्ञान के पिता आप लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान के जो पिता है वो किसे माना जाता है जी, सबको मालूम ही होगा। जीव विज्ञान के पिता आपके अरस्तु को माना जाता है, एरिस्टोटल यानी अरस्तु, ठीक है। कौन है, अरस्तु को माना जाता है बायोलॉजी के पिता, यानी जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु है। अब अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता क्यों माना गया, क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आते हैं यानी जीव विज्ञान बायोलॉजी, पहले इसके शाखा के बारे में जानेंगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई यानी अरस्तु को ही क्यों जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। आप सभी लोग जानते हो कि बायोलॉजी जो है यानी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की शाखाएं कितनी है, तो सभी लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं जी, दो शाखाएं हैं। एक आपका है जूलॉजी, एक क्या है, जूलॉजी, और दूसरा क्या है, बॉटनी। दूसरा क्या है जी, बॉटनी। एक क्या है आपका जूलॉजी और दूसरा क्या है, बॉटनी। जूलॉजी, अब देखिएगा यहाँ पे जू और एक है लॉजी। जू मतलब क्या होता है, जू मतलब हो जाएगा आपका एनिमल्स। जू मतलब क्या होता है जी, एनिमल, और लॉजी मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जू जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, एनिमल। जू मतलब होता है एनिमल, और लॉजी मतलब क्या होता है, यहां पर हम देख सकते हैं लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। लॉजी का अर्थ क्या होता है, स्टडी। हम लोग एनिमल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, एनिमल्स को क्या बोलते हैं जी, एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं जंतु।
जंतु, और स्टडी मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी मतलब हम लोग बोल सकते हैं अध्ययन, स्टडी मतलब अध्ययन। तो अब इसका हम लोग परिभाषा किस तरह देंगे, जू मतलब होगा आपका एनिमल, जू एनिमल, और एनिमल का हिंदी क्या होता है, जंतु। लॉजी मतलब लॉजी जो शब्द है यहाँ पर हम लोग बताया है, लॉजी का अर्थ होता है लोगस, और लोगस को हम क्या बोलते हैं, स्टडी। तो यहाँ पर जो लॉजी है, लॉजी का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, अध्ययन। यानी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा, क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें क्या किया जाए, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, आपका जूलॉजी। ठीक है, परिभाषा इसी से निकल गया। बायोलॉजी की शाखाएं कितनी है, 2 शाखाएं हैं, एक आपका जूलॉजी है, ठीक है, पहला क्या है जूलॉजी, और दूसरा क्या है बॉटनी। जूलॉजी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं जी, तो जूलॉजी को हम लोग बोलते हैं आपका जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और बॉटनी को क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो यहां पर देखिएगा इसका परिभाषा हम किस प्रकार देंगे, यानी जू एनिमल लॉजी स्टडी। एनिमल मतलब जंतु और स्टडी मतलब क्या होता है, यानी स्टडी मीन्स अध्ययन। तो बायोलॉजी की वह शाखा, बायोलॉजी की शाखा है ना जी, बायोलॉजी की शाखा जो है कितनी है, 2, एक आपका जूलॉजी है और दूसरा क्या है बॉटनी। तो हम क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाए, जंतुओं का अध्ययन किया जाए। किसका अध्ययन किया जाए, जंतुओं का अध्ययन किया जाए, उसे हम क्या कहेंगे, जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आपको याद हो गया होगा कि जूलॉजी से आप क्या समझते हैं। तो जूलॉजी क्या है भाई, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या किया जाए, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, जूलॉजी कहते हैं। क्लियर। चलिए, अब जूलॉजी के पिता कौन है, यानी फादर ऑफ, इसका परिभाषा लिख लिया जाए, पहले मिटा दिया जाए इसको। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें। सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग आपको यानी ट्रेविडेनस और लैमार्क और ट्रेविडेनस नामक 2 यानी व्यक्तियों ने क्या किया था, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। डेट क्या था, कब इसका प्रयोग किया था, बहुत सारे बुक में आप देखिएगा तो किसी किसी बुक में 1801 देता है और किसी किसी बुक में क्या आता है 1802, तो बेटर रहेगा 1802 जो है वो बेटर है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या देखे थे, बायोलॉजी का परिभाषा क्या होगा, यानी जीव धारियों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा है, बायोलॉजी की शाखाएं कितनी होती हैं, तो बायोलॉजी के प्रमुख रूप से देखा जाए तो 2 भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक आपका होगा जूलॉजी और दूसरा क्या होगा, बॉटनी। ठीक है, तो जूलॉजी का अर्थ क्या होता है, जू मतलब क्या होता है जी एनिमल्स, और लॉजी मतलब स्टडी, एनिमल्स मतलब जीव जंतु। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजी। कितनी शाखाओं में बांटे थे इसको हम लोगों ने, 2 शाखाओं में विभाजित किया था। एक आपका क्या था, जूलॉजी, और दूसरा क्या था, बॉटनी। ठीक है, यानी जूलॉजी का परिभाषा, जूलॉजी का अर्थ क्या होता है, जंतु विज्ञान, और इसको बोल सकते हैं क्या, वनस्पति विज्ञान। ध्यान से सुनिएगा, इसके बारे में हम लोग देख लिया था। जूलॉजी यानी अब परिभाषा, इसको परिभाषित किस रूप से कर सकते हैं, तो परिभाषा इसको देख सकते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के आपके क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी। तो जंतु विज्ञान के पिता आपके कौन हो जाएंगे, तो जंतु विज्ञान के भी पिता आपके होंगे, यानी फादर ऑफ जूलॉजी, पिता जो होंगे वो कौन होंगे, इसमें भी हो जाएगा अरस्तु। क्या हो जाएंगे, अरस्तु ही होंगे। आप बोलिए सर आपने क्या बताया, यानी बायोलॉजी का भी पिता कौन है, बायोलॉजी का भी पिता आपका क्या है, अरस्तु है। इसके भी पिता कौन है, अरस्तु है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जूलॉजी जो इसकी शाखा है उसके भी पिता कौन है, अरस्तु है। जी हाँ, दोनों के ही पिता कौन है आपके, अरस्तु होंगे। कहीं कहीं एरिस्टोटल लिखता है, यानी इंग्लिश में उसका नाम होता है, तो एरिस्टोटल या अरस्तु सेम ही है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यानी आपके बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के भी पिता अरस्तु है, और आपका जूलॉजी का भी पिता क्या है, अरस्तु है। तो इसका एक कारण है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपके अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने क्या किया था, जीवधारियों से संबंधित यानी जीवों से संबंधित सबसे पहले इनके द्वारा क्या किया गया था, एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। पुस्तक का क्या नाम था, हिस्टोरिया एनिमिलिया। अब देखेंगे, यानी जीवों से संबंधित, जीवधारियों से संबंधित सर्वप्रथम यहां पर लिख लिया जाए, अरस्तु महोदय ने क्या किया था, जीवों से संबंधित या जीवधारियों से संबंधित, धारियों से संबंधित एक पुस्तक की रचना की थी। क्या किया था जी, एक पुस्तक की, बुक की रचना की, एक बुक की रचना की। उस बुक का क्या नाम था, हिस्टोरिया एनिमिलिया। क्या बोल सकते हैं, हिस्टोरिया एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया। अब देखिए, हिस्टोरिया एनिमिलिया जो पुस्तक की रचना है, यानी जीवों पर लिखी गई, यानी जंतुओं पर लिखी गई, ये प्रथम पुस्तक है, याद रखिएगा। यानी जंतुओं पर लिखी गई प्रथम पुस्तक ये है आपका हिस्टोरिया एनिमिलिया। और जब ये अरस्तु महोदय हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक की रचना किए थे तो उसमें क्या किए थे, यानी 500 से 1000, कितने, लगभग 500 से 1000 जीवधारियों का अध्ययन किया था। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमिलिया में यानी 500 से 1000 जीवों की चर्चा की थी उसमें। अब उन जीवों के बारे में वो अध्ययन क्या किए थे, क्या किस प्रकार किए थे, तो हम देखेंगे कि यानी हिस्टोरिया एनिमिलिया जो पुस्तक है, यानी किसके द्वारा लिखित, अरस्तु द्वारा लिखित। इसमें यानी क्या करेंगे कि लगभग 500 से 1000 जंतुओं के बारे में अध्ययन किए थे। और किस आधार पर अध्ययन किए थे, तो हम देखेंगे यानी 3 क्राइटेरिया को फॉलो किए थे। कितने क्राइटेरिया को फॉलो किए थे, तो 3 क्राइटेरिया को फॉलो किए थे। उसमें आपका पहला था मॉर्फोलॉजी, पहला क्या था जी, मॉर्फोलॉजी। दूसरा था एनाटॉमी, और तीसरा था फिजियोलॉजी। मतलब इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, मॉर्फोलॉजी मतलब आकारिकी, दूसरा हो जाएगा आंतरिक संरचना, और तीसरा हो जाएगा जो आंतरिक संरचना का कार्य। बस में मेरा, यानी अरस्तु को यानी जीव विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है और जंतु विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है, यही ना क्वेश्चन है। यानी अरस्तु जो महोदय है इसे जीव विज्ञान का पिता क्यों कहते हैं। तो सबसे पहला बात याद रखना है कि अरस्तु ने क्या किया था, यानी एक पुस्तक की रचना की थी। क्या की थी, एक बुक की रचना की थी। उस बुक का नाम क्या था, तो उस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। क्या नाम था जी, हिस्टोरिया एनिमिलिया, हिस्टोरिया एनिमिलिया। और हिस्टोरिया एनिमिलिया में कितने जीवों के बारे में ये अध्ययन किए थे, हिस्टोरिया एनिमिलिया में लगभग यानी 1000 से 500, यानी 500 से 1000 जीवों के बारे में क्या किया था, इन्होंने अध्ययन किया था। और वो आधार क्या बनाया था, किन आधारों पर 1000 से 500 जीवों के बारे में अध्ययन किया था, तो वो 3 आधार थे। उस आधारों को देख लिया जाए, यानी 500 से 1000 जीवों के बारे में क्या किया था जी, जीवों का अध्ययन किया था। आधार क्या था इनके द्वारा, सबसे पहले हम देखेंगे। तो अरस्तु ने
जीवों का जो अध्ययन किया था उसमें 3 क्राइटेरिया को फॉलो किया था। पहला हो जाएगा आपको मॉर्फोलॉजी। क्या हो जाएगा? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे जी? तो मॉर्फोलॉजी को हम हिंदी में बोल सकते हैं अकारिकी। अकारिकी। अब देखिए अकारिकी क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। क्या बोल सकते हैं? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं? अकारिकी कहते हैं। यानी बाह्य, यानी जीवों के बाहरी संरचनाओं के अध्ययन को क्या कहता है? मॉर्फोलॉजी कहता है। जैसे मान लीजिए हम किसी भी जीव को देखेंगे तो यही ना देखेंगे बाहरी संरचना मतलब क्या, ये उसके हाथ कैसे है, उसके पैर कैसे है, उसके नाक है या नहीं है, उसके आंख है या नहीं, ये बाहरी रूप से, यानी जीवों की जो बाहरी संरचना जो आपके सामने समक्ष दिखाई देती है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, स्पष्ट रूप दिखाई देता है कि हम मानव हैं तो हमें 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 कान है, 1 नाक है, ये सब दिखाई देता है। ये हो गया स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी बाहरी संरचनाओं का अध्ययन। तो क्या बोल सकते हैं? यानी मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? यानी 3 क्राइटेरिया को फॉलो किए थे। पहला क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? पहला क्राइटेरिया जो था आपका ये था मॉर्फोलॉजी। यानी मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? यानी जीवों के बाहरी संरचनाओं का अध्ययन। जीवों के बाहरी संरचनाओं का अध्ययन। ठीक है, जीवों के बाहरी संरचनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आपका मॉर्फोलॉजी कहलाता है। देखिए मार्कर छिटक रहा है। यानी जीवों के बाहरी संरचनाओं के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, यानी अकारिकी कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, पहला इनका क्या था? क्राइटेरिया था कि भाई किन किन जीवों का, यानी कौन कौन ऐसे जीव हैं जो अकारिकी रूप से एक जैसे मिलते जुलते हैं, उनको एक वर्ग में रख दिया जाए। ठीक है, और दूसरी बात है कि आंतरिक, पहले तो मिलना चाहिए किस रूप से? यानी अकारिकी रूप से, बाहरी बनावट के आधार पर वो एक जैसे होने चाहिए। फिर आंतरिक दृष्टि से, यानी देखा जाए दूसरा उनका क्राइटेरिया जो था वो क्या था आपका? दूसरा जो था उन्होंने अपनाया था वो था एनाटॉमी। क्या था जी? एनाटॉमी। पहला आपको याद रखना है क्या होगा? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? अकारिकी। और अकारिकी मतलब क्या है आपका? बाहरी, जीवों के बाहरी संरचनाओं का अध्ययन, एनाटॉमी। एनाटॉमी। अब देखिए एनाटॉमी मतलब क्या होता है? आंतरिक संरचना। क्या बोल सकते हैं? आंतरिक संरचना। अब इसमें क्या बोलेंगे? एनाटॉमी यानी आंतरिक संरचना। अभी हम क्या देख रहे थे? जीवों के बाह्य संरचना के बारे में देख रहे थे। यानी जीवों के बाहरी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? जीवों के बाहरी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और ये आपके जीवों के आंतरिक संरचनाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एनाटॉमी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि बाहरी संरचना से मिल गया है कि भाई आपका भी 2 पैर है, और मान लीजिए कुत्ता के भी 2 पैर है, तो बाहरी संरचना आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके अंदर हृदय है, उसके अंदर हृदय नहीं है, तो आंतरिक संरचना मैच किया? नहीं किया। तो आंतरिक बाह्य और उसके कार्य करने की जो प्रणाली है वो अगर तीनों एक जैसे मैच किए, यानी तीनों को क्या करते थे ये लगभग, यानी क्या करते थे? यानी तीनों के आधार पर जीवों का अध्ययन करते थे। 3 क्राइटेरिया को बनाए थे। पहला था आपका मॉर्फोलॉजी था। मॉर्फोलॉजी मतलब जिसमें जीवों के बाहरी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता था। ठीक है, बाहरी संरचनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आपका एनाटॉमी हो गया। एनाटॉमी मतलब कि आंतरिक संरचना। ठीक है, एनाटॉमी मतलब कि आंतरिक संरचना। अब आंतरिक संरचना मतलब क्या? आंतरिक अंगों की बनावट। ठीक है, जैसे हार्ट हो गया, ठीक है, इसकी बनावट, फेफड़ा हो गया, आंत हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब क्या है? ये आंतरिक संरचना हो गया आपका। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं एनाटॉमी मतलब क्या? जीवों के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। जीवों के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? एनाटॉमी कहलाएगा। एनाटॉमी कहलाता है। इसमें क्या हो जाएगा? बाहरी संरचनाओं के अध्ययन ही क्या कहलाएगा? मॉर्फोलॉजी कहलाता है।
ये याद रखना है, ठीक है। यानी जीवों के बाहरी संरचनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, मॉर्फोलॉजी कहलाएगा, और जीवों के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, आपका एनाटॉमी कहलाएगा, ठीक है। ये 2 क्राइटेरिया हो गए। इनका तीसरा क्राइटेरिया क्या था, इसको हम लोग देख रहे हैं। तीसरा क्राइटेरिया था आपका मॉर्फोलॉजी, सॉरी आपका मॉर्फोलॉजी हो गया, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हो गया, और तीसरा जो क्राइटेरिया है वो हम देख सकते हैं। इनका तीसरा क्राइटेरिया जो था वो क्या था आपका, तो फिजियोलॉजी। क्या था जी, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजियो मतलब क्या होता है, कार्य की। इसको क्या बोल सकते हैं, कार्य की। कार्य की। जैसे मान लीजिए कि सेम अंग है, हमारे अंदर भी हार्ट है और कुत्ता के अंदर भी हार्ट है, ठीक है। और कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो भी हम सेम है मान लीजिए, लेकिन हमारे हार्ट का काम कुछ अलग है, उनके हार्ट का काम, उनके हृदय का काम अलग है, ठीक है। हमारे फेफड़ा का काम क्या है, यानी अलग है, उनके फेफड़ा का काम क्या है, अलग है। तो आंतरिक संरचना सेम होने के बावजूद भी अगर कार्य अलग अलग होंगे फिर भी हम एक जैसे नहीं हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, यानी 3 कैटेगरी को अपनाया। आपका पहला क्या, यानी बाहरी, यानी बनावट के आधार पे एक जैसे हैं या नहीं, ठीक है। बाहरी बनावट के आधार पे देख लिया। उसके बाद क्या देखा, आंतरिक संरचना की बनावट देख लिया, आंतरिक संरचना। उसके बाद क्या देखा कि जो आंतरिक संरचना है, जो आपके आंतरिक अंग है, उसका कार्य क्या है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे जो आपका फिजियोलॉजी है, ये जो आपका है आंतरिक अंगों के कार्यकी को देखा जाता है, यानी जो आपके आंतरिक अंग है, ठीक है, उन अंगों के कार्यों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, आपका फिजियोलॉजी कहलाता है। आंतरिक अंगों के कार्यों का अध्ययन ही, अंगों के कार्यों का अध्ययन ही लिख सकते हैं। अंगों के, यानी जीवों के अंगों के कार्यों का अध्ययन ही, कार्यों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, आपका फिजियोलॉजी कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सबसे पहले। यानी अरस्तु को अभी इतना सारा कार्य किए भाई, इतना बड़ा कार्य किए, सबसे पहले जंतुओं पर इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई हिस्टोरिया एनिमिलिया, और हिस्टोरिया एनिमिलिया जो पुस्तक की रचना की गई, ये सबसे पहली पुस्तक थी जो जंतुओं पर लिखी गई हो, ठीक है। और इस पुस्तक में काम क्या किए थे, लगभग 500 से 1000 जीवों का अध्ययन जो किए थे वो 3 क्राइटेरिया यानी 3 आधारों पर किए थे। 3 आधार क्या था, 3 वो क्राइटेरिया क्या थे, तो 3 क्राइटेरिया था आपका फिजियोलॉजी था, एनाटॉमी था, और आपका क्या मॉर्फोलॉजी था। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब वो बाहर से कैसे दिखते हैं, ठीक है, वो बाहर से कैसे दिखते हैं, यानी जीवों के बाहरी संरचनाओं का अध्ययन, ये क्या कहलाता है, आपका मॉर्फोलॉजी कहलाता है। दूसरा एनाटॉमी मतलब वो उनकी आंतरिक बनावट कैसी है, ठीक है, ये आंतरिक अंगों की बनावट कैसी है, आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका एनाटॉमी कहलाता है। और जो तीसरा जो था वो कार्य की। मान लीजिए उनकी आंतरिक जो संरचना है, जो उनकी आंतरिक अंग है, उन अंगों का कार्य क्या है, कार्य कैसा है, ठीक है। ये 3 आधारों पर क्या किया था, ये यानी आपके अरस्तु महोदय ने जीवों से संबंधित यानी 500 से 1000 जीवों का क्या किया था, अध्ययन किया था, ठीक है। और इतने काम किए, इसके परिणाम स्वरूप इनको क्या कहता है, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है। किसे, यानी अरस्तु को क्या बोला जाता है, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान यानी दोनों का पिता बोला जाता है। जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु, और जंतु विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु है, ठीक है। यहां तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट कर लीजिए कि मॉर्फोलॉजी क्या है, तो मॉर्फोलॉजी हम देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजी मतलब जीवों के बाहरी संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका मॉर्फोलॉजी कहलाता है। आपका एनाटॉमी क्या है, यानी एनाटॉमी क्या है भाई, जीवों के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका एनाटॉमी कहलाता है। और फिजियोलॉजी हम देखेंगे, यानी अंगों के कार्यों का अध्ययन, जो आंतरिक जो संरचना है, जो आंतरिक अंग है, उनके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाएगा, आपका फिजियोलॉजी कहलाता है। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं बोटनी की तरफ, मिटा दें इसको। चलिए,
पहला भाग क्या था, पहला शाखा जो क्या था वो जंतु विज्ञान था, जूलॉजी था, और दूसरा जो शाखा था वो क्या था, बॉटनी था। क्या था जी, एक में आपका क्या था, जूलॉजी था, और दूसरा क्या था आपका, बॉटनी था। तो अब बॉटनी जो है, बॉटनी, बॉटनी का अर्थ क्या होता है जी, बॉटनी को हम हिंदी में क्या लिख सकते हैं, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब देखिए वनस्पति विज्ञान जो है, यानी वनस्पति विज्ञान किसे, वनस्पति विज्ञान की परिभाषा क्या होगा, ये किसका किसका शाखा है, जीव विज्ञान का शाखा है ना जी। हम लोग देखे थे कि आपका जीव विज्ञान जो था, बायोलॉजी जो था, इसकी कितनी शाखा है, 2, एक आपका बॉटनी और दूसरा जूलॉजी। ठीक है, तो अब इसमें इसका परिभाषा क्या बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे, बायोलॉजी की वह शाखा, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा। बॉटनी मतलब देखिए, बॉटनी मतलब क्या होता है, वनस्पति विज्ञान। तो क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी किसका अध्ययन किया जाए, पादपों का अध्ययन किया जाए। किसका अध्ययन किया जाए, पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, वनस्पति विज्ञान कहेंगे। चलिए इसका परिभाषा यहाँ पर नोट कर लीजिए। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यानी पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे बॉटनी कहते हैं, यानी जीव विज्ञान की ये क्या है, एक शाखा है। ठीक है, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का। तो पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे तो ये किस में करते हैं जी, बॉटनी में करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जीव यानी बॉटनी के पिता कौन है, फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, यानी इनके पिता कौन है। तो अब देखा जाता है कि फादर ऑफ जो बॉटनी है यानी वनस्पति विज्ञान के जो पिता है, ये किसको मनाया जाता है, थियोफ्रेस्टस को मनाया जाता है। किसको, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, यानी जो आपके बॉटनी के पिता किसे मनाया जाता है, थियोफ्रेस्टस को मनाता है। थियोफ्रेस्टस को क्यों मनाता है, ये भी कुछ काम किए होंगे बॉटनी के क्षेत्र में। तो थियोफ्रेस्टस के पिता इसलिए मनाता है क्योंकि थियोफ्रेस्टस ने भी एक पुस्तक की रचना की थी और सेम नाम है, थोड़ा सा जो आपका हिस्टोरिया दोनों में सेम ही है। उसमें आपका क्या हो गया था, एनिमिलिया, और इसमें हो जाएगा प्लांटेरम। बस कुछ नहीं करना है, याद रखना है। तो याद रखेंगे कि आपका जो थियोफ्रेस्टस थे, थियोफ्रेस्टस के द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा भी एक पुस्तक की रचना की गई सर्वप्रथम, यानी वनस्पति जगत पर। यानी वनस्पति जगत पर सबसे पहली पुस्तक जो लिखी गई वो आपका थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखी गई थी, और उसका नाम क्या था, तो यहाँ पर नाम नोट कीजिएगा। नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। तो वो था आपका, इसमें क्या हो जाएगा, प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, अब देखिए ये क्या करते हैं, हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक रचना करते हैं कौन, थियोफ्रेस्टस। और ये भी क्या करेंगे, लगभग 500 से 1000 के आसपास, 500 से 1000 के आसपास ये क्या करेंगे, ये जीवों पर नहीं बल्कि पादपों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, पादपों का अध्ययन करेंगे। लगभग ये अपने पुस्तक में कितने पादपों, यानी 500 से 1000, जो हिस्टोरिया प्लांटेरम जो पुस्तक थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम ये जो पुस्तक थी, इसमें कितने जीवों, कितने पौधों को, यानी 500 से 1000 पौधों का क्या किया था, अध्ययन किया था। और अध्ययन किस आधार पर किया था, जिस आधार पर आपके अरस्तु ने क्या किया था, यानी जीव जंतुओं का अध्ययन किया था। उसमें भी यानी 3 क्राइटेरिया थे, इसमें भी आपका क्या था, 3 क्राइटेरिया था। ठीक है, एक था आपका मॉर्फोलॉजी, दूसरा था एनाटॉमी, और तीसरा था फिजियोलॉजी। तो अभी हम उसको बताएं तो फिर से उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो 3 आधारों पर इसने भी क्या किया था, 500 से लगभग 1000 यानी पादपों का अध्ययन किया था। और इनके द्वारा रचित पहली पुस्तक है कौन, हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें क्या पौधे से संबंधित ये पुस्तक आपकी है। इसलिए अब ये भी पौधे से संबंधित, यानी इसमें कुछ काम करेगा ना जी, तो इसलिए क्या कहता है, यानी आपका बॉटनी का क्या कहता है, पिता मनाया जाता है, फादर ऑफ बॉटनी। किसे मनाया जाता है, थियोफ्रेस्टस को मनाया जाता है।
ठीक है। तो आज का ये जो क्लास आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी था, यानी जीव विज्ञान का परिचय जो था, क्या था जी? जीव विज्ञान का परिचय। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम लोग देखेंगे यानी जीवधारियों का वर्गीकरण, जिसमें हम देखेंगे 5 जगत प्रणाली और द्विजगत प्रणाली, यानी एक एक करके हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ से वहाँ कूदने वाले नहीं है, यानी सीधे जो भी यानी होगा, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, इकोनॉमी या आपका बायोलॉजी, एकदम जीरो से स्टार्ट किया जाएगा और क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे, एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। किसी भी टॉपिक ये नहीं कि ये टॉपिक आपका आसान है तो इसको पढ़ा दिए और ये आपका थोड़ा सा हार्ड है तो उसको छोड़ दिए। जो भी टॉपिक होगा आपको क्रमबद्ध तरीके से बताते चलेंगे। आप लोगों का बस यही काम है, आप जैसे हम लोग हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं, हिस्ट्री के साथ आपका ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी भी चल रहा है और साथ में आपका साइंस में बायोलॉजी भी चल रहा है। तो ये 4 यानी 1-2 दिन के अंतराल में ये जितने भी आपके सब्जेक्ट है आपको मिलता रहेगा। उम्मीद है ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी।